कि करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है और तब जाके वैशाली में वो टिकट दिया गया है। ये परिवारवाद और टिकट बेचने का काम जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, ये तो दिखाई पड़ता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि 2 बार के सांसद वो भी थे, तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? मेरी तो समझदारी में क्षेत्रीय पार्टियां बनी ही इसलिए है कि ये पैसे का लेन देन करने के लिए बनती हैं। इतनी बड़ी पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार गाड़ी स्टेट में दे रही है चुनाव प्रचार करने के लिए। आखिर ये पैसा आता कहाँ से है? इसको कौन देखने वाला है? कौन RTI है जो है इसको जो है देकर और इसको जो है उजागर कर सकता है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी इलेक्शन का दौर आता है और पॉलिटिकल पार्टियों को अपने उम्मीदवारों को टिकट देना होता है, तो हमेशा ये सवाल उठाया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज टिकट का पैसे देकर सौदा करती है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे सवाल पॉलिटिकल पार्टीज के जो सदस्य होते हैं वही उन पे ये इल्जाम लगाते हैं। हाल ही में लोजपा के भी कुछ सदस्यों ने इसी कारण से पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। जैसा कि हमने आपको पिछले खबर में बताया था कि कल 22 सदस्यों ने जो लोजपा के पदों पर थे उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसके बाद से लोजपा में काफ़ी कशमकश का माहौल है। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि सिर्फ लोजपा ही नहीं, ऐसी कई पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां भी साथ साथ राष्ट्रीय पार्टियों पर भी ऐसे इल्जाम लगते आते हैं, लेकिन आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने इसका जवाब कोई भी ढंग से नहीं दिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जिनसे हम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरुण। धन्यवाद। इनके साथ ही हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में मुजफ्फरपुर लोकसभा से भावी प्रत्याशी देवीलाल जी भी हमारे साथ जुड़े, तो उनका भी पहले स्वागत करेंगे फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसा कि हम बात करेंगे आज के मुद्दे पे, जो ये टिकट बेचने का जो मामला सामने आता है और अक्सर इस पर सवाल उठाए जाते हैं कि पूंजीपतियों द्वारा ये टिकट पॉलिटिकल पार्टीज जो लोकसभा राज्यसभा तक के टिकट्स बेचे जा रहे हैं, ऐसे पहले नहीं होता था। तो इस पर पहले सर आपका क्या कहना है? दरअसल ये जो पूरी जो अभी लोकतंत्र में चुनाव होना महत्वपूर्ण है और उसमें चुनाव में जो टिकटों का जो व्यापार हो रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पूरे देश में बना हुआ है। और जैसा कि अभी आप बोल रही थी, वैशाली लोकसभा क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। वैशाली लोकसभा में जो अभी वर्तमान MP हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी की हैं, लेकिन जब पार्टी में विभाजन हुआ था तो वो कहा जाता है कि विभाजन की सूत्रधार वही थी, वहीं उन्हीं के घर से सब प्लानिंग हुआ था। और उसमें देखा गया कि किस तरह से चिराग पासवान अलग थलग कर दिए गए। और चिराग पासवान ने बार बार इस बात को कहा कि हम धोखा देने वाले किसी व्यक्ति को चुनाव में टिकट नहीं देंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के एक प्रभावशाली व्यवसायी श्री ये अमर पांडे जी की पत्नी, वो भी उनकी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और उनको ये हुआ कि नहीं साहब टिकट आपको दिया जाएगा। जो सूत्र हम लोगों को बतलाते हैं तो पता चला कि उनको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि हम धोखा देने वाले को टिकट नहीं देंगे। लेकिन उनको टिकट मिला। तो नेचुरली जो 22 आदमी ने कल इस्तीफ़ा किया, उनका यही आरोप है कि जब चिराग पासवान ने बार बार इस बात को कहा था कि धोखा देने वाले को हम नहीं देंगे, और सचमुच में उन्होंने किसी दूसरे को नहीं दिया, बाकी 4 को नहीं दिया, लेकिन 3 को नहीं दिया, लेकिन फिर जो वर्तमान अभी MP हैं उनको कैसे टिकट दे दिया। तो सवाल तो खड़ा होता है। ऐसे इन चीज़ों का प्रमाण मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी बात हवा में उड़ती है कि करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है और तब जाके वैशाली में वो टिकट दिया गया है। इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये सब बहुत आंतरिक ढंग से ये कार्य होते हैं। लेकिन अब ये तो हो गई
जो चिराग पासवान की पार्टी है उसकी बात हो गई। अभी आपने सुना होगा कि नवादा में श्रवण कुशवाहा जी को टिकट दिया गया राष्ट्रीय जनता दल द्वारा, और वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का जो आधार मजबूत स्तंभ हैं वो राजवल्लभ यादव हैं, और राजवल्लभ यादव के जो भाई हैं विनोद यादव, वो वहाँ के प्रत्याशी थे। तो विनोद यादव ने राजद से इस्तीफ़ा दिया, और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से अखबारों में भी आया कि उन्होंने कहा कि हमको राजद सुप्रीमो ने बुलाया था और हमसे पैसे की मांग की गई थी कि आपको इतना पैसा देना होगा तब आपको हम टिकट दे सकते हैं। तो मैं तो कार्यकर्ता था राजद का, मेरे पास पैसा तो था नहीं, इसलिए जो है सो मैंने उस पर इनकार किया और मुझे नहीं देकर श्रवण कुशवाहा को यहाँ दिया गया। और अब वो राजद के महामंत्री थे, वो बिहार के प्रदेश के, लेकिन वहाँ उन्होंने इस्तीफ़ा कर दिया है और अब वो चुनाव में खड़े हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि राज्यसभा में जब राष्ट्रीय जनता दल को भेजना हुआ तो यहाँ पर एक कहा जाता है कि साहब भूमिहारों का राष्ट्रीय जनता दल से कोई लगाव नहीं है, लेकिन एक भूमिहार एडी सिंह को, जो बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उनको राज्यसभा में राजद ने भेजने का काम किया। अभी उनको गए हुए 3 साल या 4 साल अभी हुआ होगा। तो वो उनके बारे में भी कहा जाता है कि एडी सिंह ने करोड़ों रुपया राष्ट्रीय जनता दल को दिया और ये किया। तो इस तरह से एक परिपाटी है कि जो किंग महेंद्र का नाम हम लोग ले सकते हैं, जहानाबाद से आते हैं वो, और बहुत बड़े दवा के व्यवसायी हैं वो। और किंग महेंद्र ने बार बार विभिन्न दलों से टिकट प्राप्त किया, और लास्ट में वो जदयू से राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते रहे। तो कहा जाता है कि वो भी पार्टी फंड में करोड़ों करोड़। तो 2 तरह से पैसे का जो लेन देन है वो 2 तरह से होता है। एक तो उसको पार्टी फंड का नाम दे दिया जाता है कि भाई पार्टी फंड में चंदा लिया जा रहा है उनसे और पैसा लिया जा रहा है। हाँ, जो राष्ट्रीय दल हैं, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय दल में ये नहीं चल रहा है। राष्ट्रीय दल में भी आप देखेंगे कि अगर ऊपर के लेवल पर नहीं चल पाता है, लेकिन जो नीचे के जो बड़े पदाधिकारी होते हैं वो पैसा असूल लेते हैं, पैसा ले लेते हैं लोगों से, और उसके आधार पर उनकी पैरवी होती है। वहाँ पर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, और वहाँ पर दिलाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 100% ऐसा हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राज्यसभा में लोगों को भेजा, वो एकदम बहुत नीचे के कार्यकर्ता थे, उनको भेजने का काम किया। विधान परिषद में जो भेजा वो बहुत नीचे के कार्यकर्ता थे, जिनको भेजने का काम किया। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ऐसा हो रहा है, लेकिन ये प्रवृत्ति जो है सो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि पैसा दो और टिकट लो। तो जैसे कि आप प्रत्याशी की तैयारी में है कि मुजफ्फरपुर से आपको टिकट मिले, तो आप इस चीज़ को, जो टिकट बिक्री, खरीद बिक्री की जो बातें आती हैं सामने अक्सर, उसे कैसे देखते हैं? देखिए सजल जी, आज लोकतंत्र खतरे में, उसका उदाहरण बताते हैं। लोकतंत्र पर धनतंत्र हावी पड़ रहा है, जिसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जो ये सुनने में आ रहा है, आम भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रत्याशी दिया गया, राजभूषण जी निषाद जी यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में आए, और जो इसके पहले मतलब सांसद अभी तो हैं, जब तक निर्वाचन नहीं हो जाता है तब तक वो तो सांसद हैं अजय निषाद जी। अजय निषाद जी के समर्थकों ने, है ना, यहाँ के बिहार के जो सांसद हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उन पर आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पैसा काफ़ी मात्रा में करोड़ों रुपया में लेकर टिकट को बेच दिए, और पुतला का दहन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हुआ। तो ये सब सारी चीज़ आती हैं। बगल में वैशाली में भी आप सुनने को आ रहा है, टोटल सोशल मीडिया में वायरल होता है न्यूज़। हाँ, कितने लोग जो है अपना अपना उस पर विचार प्रकट करते हैं कि भाई टिकट बिका, टिकट बिका, टिकट बिका। तो ये परिवारवाद और टिकट बेचने का काम जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, ये तो दिखाई पड़ता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि एक ही आदमी को जब प्रधानमंत्री जी ने आज से 2 साल पहले बोले कि
2 बार के सांसद चुने हुए को टिकट नहीं मिलेगा और कई लोगों को उन्होंने टिकट काटा। तो ये जो परिवारवाद है, रामविलास जी की पार्टी जो है और उनका बेटा जो राजनीति में आज सुप्रीमो बना हुआ है रामविलास जी के मरने के उपरांत, क्या वो क्रीमी-लेयर नहीं है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 2 बार के सांसद वो भी थे, तो वो क्रीमी-लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? कई सांसद उनके क्रीमी-लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? जो भी वह 17 सांसद को टिकट दिए हैं वो क्रीमी-लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? लोकपाल बिल क्या हुआ? आज लोकपाल बिल अगर लागू हो गया रहता इस देश में तो ये दशा देखने को नहीं मिलती। जो आरोप लगाया जाता है पार्टियों के सुप्रीमो पर, पार्टी के वरिष्ठ लोगों पर, जो टिकट बांटते हैं, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है ना, उन पर जो आरोप लगती है कि भाई धन तंत्र को बढ़ावा दिया जाता है। आज देश में जितने भी सांसद का टिकट दिया गया, आप आंकड़ा उठा कर देखिएगा, सब अरबपति करोड़पति हैं। तो ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है? लोकपाल अगर बिल पास हुआ रहता तो चुनाव आयोग पर प्रतिबंध लगता। ये चुनाव आयोग एक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 50 लाख रुपए का छूट दिया हुआ है। क्या एक आम नागरिक, एक आम कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा वह 50 लाख खर्च करने की हैसियत रखता है? नहीं रखता है। इतनी बड़ी पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार गाड़ी स्टेट में दे रही है चुनाव प्रचार करने के लिए। आखिर ये पैसा आता कहाँ से है? इसको कौन देखने वाला है? कौन RTI है जो है इसको जो है देकर और इसको जो है उजागर कर सकता है? ये सब कहने की बात है ना। हम बताए लोकपाल बिल नहीं पास हुआ, आप 370 धारा हटाए, सराहनीय है। 3 तलाक हटाए, बहुत अच्छा, सराहनीय है। आप NRCC बिल लाए, बहुत सराहनीय है। कॉमन सिविल कोर्ट ला रहे हैं, वो भी सराहनीय है। लेकिन आखिर लोकपाल बिल कब चालू होगा? ये क्रीमी-लेयर जो है कब चालू होगा? आपने महिलाओं को आरक्षण दिया, प्रधानमंत्री जी, आप 17 टिकट बांटे, उसमें 1 महिलाओं को आपने आरक्षण नहीं दिया। आज आप जमुई में भाषण कर रहे हैं, नीतीश कुमार को आप खुला चीट दे रहे हैं कि इनसे ऐसा, इनके जैसा कोई विकास पुरुष और कोई आरोप इन पर नहीं लगा। ये एकदम उनको आप सफाई दे रहे हैं। क्या सृजन घोटाला क्या था? सृजन घोटाला क्यों नहीं अभी तक CBI और ED ने उसको जांच में लाई? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, और ये मेरा सवाल है। सृजन घोटाला को ED को आप सुपुर्द करें और जनता के बीच में आप इसको खुलासा करें कि नीतीश कुमार दूध के धुले हुए हैं कि किस चीज़ के धुले हुए हैं। ये आरोप उन पर लगा था, वो जनता के बीच में, बिहार वासियों के बीच में आना चाहिए। गुल खाया और गुलगुल्ला से परे जैसा राजनीति नहीं होता है। आप पूरे लोकतंत्र को शर्मसार किया है, शर्मसार हुआ है यहाँ ये देश। तो लोकतंत्र है कहाँ? जहाँ धन पशुओं का, धन बालियों का मतलब टिकट मिलेगा तो आम कार्यकर्ता झोला ढोने के लिए है। खाली आप दिखावा करते हैं कि ये संगठन का पार्टी है। लोग झोला ढोते ढोते मर जाता है, कब्र में चला जाता है, दफन हो जाता है मुक्तिधाम में, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया जाता है। जो काम करना चाहता है, जो देश की सेवा करना चाहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी कड़ी से आए हैं और ऊपर उठे हैं। तो जैसा कि एक सक्रिय सदस्य होने के नाते आपका जो गुस्सा है वो खुद दिख रहा है सामने ऑन कैमरा, लेकिन ये जो एक इल्ज़ाम लगता है यह सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी पर ही नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है। जहां तक कि अन्ना आंदोलन के दौरान आपको बता दें कि आप पार्टी में कुमार विश्वास काफ़ी सक्रिय तौर पर केजरीवाल के साथ थे, लेकिन जब टिकट देने का समय आया मुख्यमंत्री बनने के बाद, तब कुमार विश्वास को उन्होंने टिकट नहीं दिया और उन्हें फिर उसके बाद आप पार्टी छोड़नी पड़ी। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये जो टिकट बंटवारे में जो पैसे की लेन देन की बात होती है, कहीं ना कहीं ये सत्य है। और जो भीतरी पॉलिटिक्स में जो ये पैसे लेन देन लेने को लेकर बात होती है, जिसको लेकर आपका आक्रोश दिख रहा है, और आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो लगातार जो चीज़ें चल रही हैं इससे पॉलिटिकल जनता पे क्या असर पड़ा? नहीं, मेरा कोई आक्रोश नहीं है, मेरा प्रधानमंत्री जी से सुझाव है। प्रधानमंत्री जी से सुझाव है कि जो हमने बोला लोकपाल बिल, हमने बोला क्रीमी लेयर, क्या क्रीमी लेयर कानून लागू नहीं होना चाहिए?
एक आम कार्यकर्ता को भी टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक बुद्धिजीवी, एक वकील, एक अधिवक्ता, एक प्रोफेसर को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं ये सवाल करके प्रधानमंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ। दूसरा बात, जो महिला आरक्षण इन्होंने आपने लागू किया इस देश में, क्या इस बिहार में कोई महिला को आप अपने संसदीय क्षेत्र से 17 जगह से टिकट दिए, उसमें एक महिला को भी तो आप टिकट देते? जो राज्यसभा और लोकसभा में और राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाया था, उसके बाद आपने टिकट दिया है, तो क्या महिला हमारे इस लायक नहीं है बिहार की? भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार है, तो आपका देखा देखी लागू होता तो दूसरे दल को भी देना पड़ता, और महिलाओं का जो उत्थान है, जो आबादी है 45%, आज 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 62 करोड़ महिलाओं का जो है जनसंख्या है, तो ये महिलाओं के लिए भी अपमान की बात होती है। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से आक्रोश नहीं है, आग्रह है, आप इसको गंभीरता से ले, और लोकतंत्र में जो धनतंत्र हावी हो रहा है ना, तो ये नहीं होने दे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके बारे में सोचिए, एक आम कार्यकर्ता के बारे में भी सोचिए, उसको भी चुनाव लड़ने का इच्छा होता है, वो अपना पूरा जीवन बलिदान समय देता है, बलिदान देता है, हर चीज़ का त्याग तपस्या बलिदान देकर पार्टी को आगे बढ़ाता है। इसलिए मैं हर राजनीतिक दल से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र में धनतंत्र को छोड़ें, नहीं तो आने वाला लोकतंत्र जो है खतरे में हो जाएगा। तो जैसा कि हमने चर्चा किया, टिकट बंटवारे की बात तो है ही साथ ये जो बंगाल में महुआ मित्रा वाला जो केस आया था, जिसमें लोग सभा में पैसे लेकर सवाल पूछने का जो मामला आया था, ये भी एक कंसर्न करने वाला मामला है, जिस पर हम बात करेंगे राजनीतिक विशेषज्ञ से। तो क्या लगता है सर, इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? ये लोकसभा में सवाल पूछने के भी लोग अब पैसे ले रहे हैं, तो इस पर कैसे? देखिए, ऐसा है कि जब आप चुनाव को महंगा बना देंगे तो नेचुरली जो प्रत्याशी है वो चुनाव में पैसे खर्च करेगा, पैसा देकर टिकट लेगा। अभी जो बात हो रही थी 50 लाख का नहीं सीलिंग है, वो 95 लाख का सीलिंग है। यानी चुनाव आयोग ही एक एमपी के चुनाव में खर्च करने की सीलिंग 95 लाख रुपया उसने रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 1 करोड़ चुनाव आयोग रख रहा है तो मतलब कि एक लोकसभा क्षेत्र में 50 करोड़ से कम खर्च नहीं हो रहा होगा। तो भारत जैसे गरीब देश में आप चुनाव को जब खर्चीला बना देंगे, और देखिए इसमें एक बात और बहुत मार्के की बात है कि इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी मिल के ऐसा काम किए हैं। क्यों किए हैं ऐसा? इसलिए कि उनकी ये समझदारी है कि अगर हम चुनाव को महंगा बना के रखेंगे तो जो टिकटार्थी है वो किसी न किसी राजनीतिक दल के पास ही आएगा। वो तो इंडिपेंडेंट लगता है कहीं कि ये डिक्टेटरशिप की ओर ये जा रहा है। डिक्टेटरशिप इसको नहीं कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि ये जो है सो एक सारे लोग, चूँकि सारे लोग सारे पॉलिटिकल पार्टी मिल के ऐसा कर रहे हैं, चुनाव को महंगा कर रहे हैं, ताकि आम आदमी, जिसकी चर्चा अभी देवीलाल जी कर रहे थे, कि आम आदमी चुनाव में जाने से घबराए, कतराए, और दूसरे लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के जो पिछलग्गू लोग हैं उसी में जात के आधार पर हो, पैसे के आधार पर हो, उनको टिकट मिले। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि जो अभी सवाल किया आपने कि महुआ मोइत्रा ने किस तरह से एक बड़े व्यवसायी के इशारे पर उसको सारा अपना कोड वगैरह उसको सौंप दिया, और वो प्रश्न बनाता था, और वो मोइत्रा के नाम से वो प्रश्न आते थे और प्रश्न कोई किया जाता था। ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा है कि संसद में रुपये का बंडल जो है सो खुला है और दिखाया गया है। आपने देखा है कि कई दूसरे जो लोग थे उन लोगों ने भी इस तरह के सवाल किए हैं। तो जब आप पैसा लेकर टिकट देंगे, जब चुनाव को खर्चीला बनाएंगे, तो जो व्यक्ति चुन के जाएगा 5 वर्षों के लिए, वो भी चाहेगा कि हम भी अपना घर भर लें, ताकि अगले चुनाव में ये तो पैसा निकल ही जाए हमको, और अगले चुनाव में भी हमको पैसा खर्च करें। तो ये जनतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, और इसके लिए सारे पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवार हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के अखबारों को आप उलट जाइए, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस सवाल को खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई चुनाव क्यों खर्चीला हो रहा है, चुनाव क्यों महंगा हो रहा है।
तो इसको किस तरह से देखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का भविष्य ऐसे कह सकते हैं कि खतरे में जा रहा है, क्योंकि जो पैसा देकर टिकट खरीद कर जा रहे हैं वहां, अगर वो 20 करोड़ देके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जनता से 40 करोड़ लेने का भी एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई ऑब्वियसली होगा, पैसा देकर वो जा रहे हैं, तो वो पैसा तो जनता का जा रहा है। तो जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो लोकतंत्र में वोट करके मतलब चुनती है अपने नेता को, और वो नेता पैसे देकर उस पोस्ट पर जा रहा है, तो फिर ये लोकतंत्र के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल पैसे पर ही टिकट मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा आधार जो है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, और वो आधार है जाति और धर्म के नाम पर टिकट देना। तो ये जो, और ऐसा नहीं है कि बिहार बदनाम है कि वो बिहार सिर्फ जातिगत आधार पर टिकटों का बंटवारा करता है। पूरे आप हिंदुस्तान में आप देख लें कि जो भी राज्य हैं वहाँ पर जातीय आधार पर पार्टियों का निर्माण हुआ है। जिस तरह से जैसे देखते हैं आप कर्नाटक की बात आप देखते हैं तो वहाँ लिंगायत समाज है, और लिंगायत समाज भाजपा के साथ है, तो वोकालिंगा समुदाय है जो कि जेडीएस के साथ है, या फिर अभी जो कांग्रेस है कुछ उसके साथ है। इस तरह से आप देखेंगे कि केरल में भी कुछ इक्वेशंस बने हुए हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि तमिलनाडु में भी द्रविड़ आंदोलन और फिर जो है सो हिंदुत्व की बात और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कोई अच्छे तत्व हमारे चुनाव में नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो जाति का मामला हो या संपत्ति का मामला हो, पैसे का मामला हो, ये दोनों मिलकर लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। और ये अगर स्थिति बनी रही तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। और हम लोग जैसे लोग जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं, वो हम लोग बहुत ही चिंतित होते हैं कि आखिर भारतवर्ष की ये राजनीति कहाँ भारतवर्ष को लेके जाएगी। तो जैसा कि हमने बात कर रहे हैं और आपको बता रहे किस तरह से लोकतंत्र के भविष्य को खतरा है, और किस तरह से पूंजीवाद और जातिवाद के पीछे पॉलिटिकल पार्टी भागकर जनता के पैसे को किस तरह से हानि पहुंचा रही है, और क्या लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन, कोई उपाय जिससे जनता काम करके अपने पॉलिटिकल पार्टी जो ये लोकतंत्र को खतरा हो रहा है उससे बच सकती है। देखिए, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम, जैसे फर्स्ट लुक है एक सोशल मीडिया है ये, और इसके माध्यम से हम मुजफ्फरपुर और तमाम बिहार की खबरों को हम आसानी से जान लेते हैं। और इस तरह के डिफरेंट चैनल्स हैं जो इस काम को कर रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया एक माध्यम हो सकता है। दूसरा माध्यम हो सकता है कि सरकार क्यों नहीं खर्च चलाती है, जो एकदम बंदिश हो जाए कि नहीं साहब, किसी भी चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार खर्च नहीं करेगा, बल्कि उसके जगह पर सरकार खर्च करेगी। सरकार जब चुनाव करा सकती है तो क्या वो जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं दे सकती है? ऐसा बहुत सारे देशों में ऐसा हो रहा है, और इस देश में बहुत जल्दी इसको अपनाया जाना जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा जिस दिन हो जाएगा, उस दिन ये जो पैसे का होड़ जो चल रहा है, टिकटों की खरीद बिक्री जो चल रही है, जातिगत आधार पर जो टिकट लिए जा रहे हैं, ये सब पर रोक लगेगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रणाली है, हो सकता है कि हम लोगों को एक आगे आने वाले दिनों में एक दूसरे तरह की प्रणाली पर विचार करना होगा, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी, लेकिन उसको ये पता नहीं होगा कि मुजफ्फरपुर से कौन होगा, वैशाली से कौन होगा और वहाँ से कौन होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट पड़ेगा, और उसके परसेंटेज के वोट जो जितना परसेंटेज उसको होगा, उसके अनुसार उसको उतने सदस्य जो है सो मिल जाएंगे कि आप उसमें से जो है सो चुनाव करके और उनको आप अपने लोकसभा में या विधानसभाओं में रखिए। मतलब ये ऑल ओवर इलेक्शन कमीशन जैसे वोटों की गिनती या वोटिंग करवाती है, वो ये चुनाव की प्रक्रिया और जो खर्चे की प्रक्रिया वो भी इलेक्शन कमीशन देखे? नहीं, इलेक्शन कमीशन देखे वो अलग है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी पद्धति को ही, चूँकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, तो हम लोग सोचते रहते हैं कि आखिर इसका कोई अल्टरनेटिव तो हमको खोजना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव मेरे दिमाग में आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी को लोग वोट करें। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, अगर हम उसको पसंद करते हैं तो हम उसको वोट करें। अगर कांग्रेस की नीतियां हैं, अगर कांग्रेस को हम पसंद करते हैं, कांग्रेस को। और उस परसेंटेज जो वोट मिले उनको, उस परसेंटेज के आधार पर तय हो जाए कि वो कितने लोगों को, उम्मीदवारों का लिस्ट वो पहले से दे दें, ताकि जनता जानती रहे कि इसमें कोई क्रिमिनल तो नहीं है, इसमें कोई उस तरह का आदमी तो नहीं है। तो वो लिस्ट भी अच्छी बनेगी तब, और किसी को ये पता नहीं रहेगा कि हम यहाँ पर मुजफ्फरपुर में किसको चुन रहे हैं,
किस जाति के आदमी को चुन रहे हैं। तो वो जब लिस्ट जब उसको परसेंटेज ऑफ वोट मिल जाएगा, उसके आधार पर वो उतने लोगों को जो उसका लिस्ट होगा उसमें से जितना उसको मिलेगा परसेंटेज ऑफ वोट, उसके आधार पर वो उतने लोगों को अपना उस समय नॉमिनेट करके उसको भेज देगा। एक उपाय है ये, हो सकता है कि इस पर और बहस की ज़रूरत हो, लेकिन ये वर्तमान जो प्रणाली है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ कि इस तरह से अगर लोकतंत्र को चलाना ये सारे पॉलिटिकल पार्टी मिलके अगर जो हिंदुस्तान में जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियाँ, तो मेरी तो समझदारी में क्षेत्रीय पार्टियाँ बनी ही इसलिए है कि ये पैसे का लेन देन करने के लिए बनती हैं। इसीलिए छोटी छोटी पार्टी भी मर्ज करने से घबराती है। वो चाहती है कि अगर हमको बार्गेन करके 3 सीट मिल जाएगा तो एक पर हम स्वयं खड़े हो जाएंगे और 2 को हम बेच लेंगे, 2 को हम सेल कर देंगे और हमको पैसा आ जाएगा। तो क्षेत्रीय पार्टी पर तो हम लोगों को लगने लगा है कि साहब वो इसी के लिए पार्टियां ही बनती हैं कि पैसे का लेन देन उसको हो, बार्गेन करके अपने वोट बैंक के आधार पर। जिस तरह से कहा जाता है कि भाई फलना को 3% वोट है, फलना को 5% वोट है, तो उस 5% वोट के लिए उससे समझौता होता है और उस समझौते में उसको मान लीजिए 3 सीट मिला, 5 सीट मिला, तो उसमें 1-2 सीट वो अपने और अपने रिलेशन को देता है, बाकी सीट वो बेच लेता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई किसी खास क्षेत्रीय पार्टी को आप अलग कर सकते हैं। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ऐसी नहीं है जो बिना पैसा का लेन देन के और जाति के बिना आधार को मापदंड बनाए हुए वो टिकटों का बंटवारा करती है। तो जैसा कि हमने बात किया प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से और देवीलाल जी से, और आपको बताया कि ये जो टिकट की खरीद बिक्री का मामला है, किस तरह से संज्ञान का मामला है और किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज और भारत में इलेक्शन कमीशन को इस पर काम करने की ज़रूरत है। आपको उपाय भी बताया है हमने पॉलिटिकल साइंस के जो प्रोफेसर हैं उनसे बात करके कि किस तरह से ये जो मामला अभी है जिससे लोकतंत्र को अभी काफ़ी खतरा है, उसे संज्ञान में लेकर उस पर किया जा सकता है, काम किया जा सकता है और ये मामला को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है और किस तरह से जनता अपनी पार्टी को वोट करके, ना उम्मीदवार को वोट करे बिना जातिगत जो चीज़ें चलती हैं उस पर काम ना करके डायरेक्ट पार्टी को वोट करे, और किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाकर जनता अपने हित में ये कार्य कर सकती है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।